बता देना है। हाँ, टाइटल द हिंदू। और एक मिनट, साला हमने टाइटल भी नहीं डाला इसमें आज। भाई यही डाल दो यार तुम, हिंदू बिहार, भाई द हिंदू बिहार ले दो बस। द हिंदू स्पेस बिहार, बस बस BIHA। बाकी हम घर पे चेंज कर लेंगे। एक मिनट यार, वो कहाँ गया, देखिएगा जरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज द हिंदू सेशन में दोस्तों। और जैसे कि हम पहले भी कई सेशन में कवर कर चुके हैं कि हम एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर के थ्रू आपकी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी स्किल्स और GS, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों पे फोकस किया जाता है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आज फिर आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। और आज का जो टाइटल है, जो भारत की राजनीति में काफी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, बिहार में हुई जाति गणना, और उसका रिजल्ट भी आ गया और वो पब्लिश भी कर दिया समाओ। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हिंदू एडिटोरियल का आज ये सेशन है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो दोस्तों इसको फॉलो भी कर दीजिए अगर फेसबुक पर है, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो आज के कुछ हम वर्ड्स को देखते हैं, कुछ वोकैब को देखते हैं और कुछ GS को देखते हैं दोस्तों। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन ले लीजिए, जिससे आके आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो और जो कुछ आप सीख रहे हैं वो नोट डाउन भी कर लें। क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो नोट डाउन करते हैं उनकी थोड़ी सी जो रिकॉलिंग पावर है, या आप कहें कि उनकी जो सोचने की शक्ति है, वो थोड़ा सा ग्रोथ होती है। ये साइंटिफिक कंक्लूजन है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो दोस्तों हमारा जो पहला वर्ड है वो ध्यान से देखते हैं। पहला वर्ड जो आता है वो दोस्तों, यहाँ पर आज हमें एक वर्ड मिला है। मैं पहले उस वर्ड को दिखा देता हूँ आपको, और वो वर्ड है दोस्तों इक्विटेबल। अब इक्विटेबल जो वर्ड मिला है, एक बार अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं एंड वी गो फॉर, चलिए आज ग्रीन पे चलते हैं। और जो पहला वर्ड मिला है दोस्तों इक्विटेबल, तो इक्विटेबल को तो मीनिंग हमें मिल ही जाएगा, वो यहाँ लिखा ही हुआ इक्विटेबल, फेयर एंड जस्ट। लेकिन मुझे लगा है कि हमारे स्टूडेंट की वोकैब भी इंप्रूव करनी चाहिए, तो कुछ इक्वी से रिलेटेड, जो प्रीफिक्स इक्वी है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए दोस्तों, उसको नोट डाउन करिएगा। पहला वर्ड जो इक्वी का मीनिंग तो इक्वल और इक्वली हो गया, ये तो उसकी सेंस से ही पता चलता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं था। और फिर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो एक शांति, संतुलन, एक ऐसा बैलेंस, जो स्टेबिलिटी का, जहां पर जो नेगेटिव फोर्सेस भी हमें मिल रही हैं लेकिन हम फिर भी बैलेंस हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इसके बाद इक्विटी, जो हम कई बार अकाउंटेंसी बोलते हैं कि परसेंटेज इक्विटी होती है, तो कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, मतलब इक्विटी हो गई बराबर। और उसके बाद इक्विवेलेंट, ये तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में SSC एग्जाम में भी आया था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वर्ड जल्दी याद हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं इक्वल इन वैल्यू, हम हिंदी भी देख सकते हैं समान, समानता। आप देखें, आपके लिए सब थोड़ा सा मेहनत की जाती है। इस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं। उसके बाद इक्वी डिस्टेंट, और समझ में आ गया इक्वल अलग है, डिस्टेंट अलग है दोस्तों, बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो गया। अब ये समुंदर नहीं है, सम दूर है, कहीं उसे समुंदर पढ़ लें आप।
एट एन इक्वल डिस्टेंस मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो इसे कहेंगे इक्वी डिस्टेंस। इसके बाद इक्विनॉक्स, हाँ ये तो बहुत प्यारा वर्ड आ गया। आप सोचिए, आपके ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा। अब इक्विनॉक्स क्या है? जब सन जो है वो क्रॉसिस करता है किसको? सेलेस्टियल इक्वेटर को। अब वो इक्वेटर तो आपको मालूम है ना, भूमध्य रेखा दोस्तों। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है आपके लिए और क्लियर हो जाए दोस्तों। चलिए अब वो ये यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर टाइम और डेट जो साल में 2 बार होते हैं। आपको डेट याद है कब कब इक्विनॉक्स होता है दोस्तों? अगर नहीं याद है तो सोचिए कि क्यों याद नहीं है। भाई यही पर्पज है दोस्तों कि इंग्लिश भी सीखें, जीएस भी कवर हो और वोकैब भी स्किल कवर हो। तो इस तरह का पहला ये चैनल है दोस्तों जिसपे आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला वर्ड है, अभी इसको मैंने जो इक्विनॉक्सिस को कंप्लीट नहीं किया, इसके लिए मैंने आपके लिए एक जीएस और लेके आया, कहीं मत जाइए दोस्तों, बहुत कुछ है आज के सेशन में। अब देखिए इक्विलैटरल, इक्विलैटरल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि रेफरिंग टू ए शेप विद इक्वल लेंथ साइड। जैसे ट्रायंगल क्या होता है ना, जैसे अब इक्वल लैटरल ट्रायंगल हो गया। ये आपको आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा वर्ड दोस्तों। चलिए और अगला वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, अब वो कह रहा है कि भाई समता, संतुलन, अवस्था, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई बहुत बड़ा प्रेशर है फिर भी आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रखा, जैसे हमारे यूपीएससी स्टूडेंट के साथ होता है, बहुत बड़ा मेंटली प्रेशर होता है। एक बार पता चलता है कि सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ, 3 साल मेहनत हो गई है। कई बार लगता है कि सी सेट पास हो गया, जीएस रह गया, तो कई बार सी सेट और जीएस दोनों हो गया और उसके बाद इंटरव्यू में बच्चा फंस गया या डिस्क्रिप्टिव में फंस गया। तो दोस्तों वहीं एक बैलेंस की जरूरत होती है। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं। मैं आपके वो थोड़े बहुत जो दुख होते हैं उनको बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस फोकस करें दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देख रहे हैं दोस्तों। अब यही वर्ड जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, इक्विनॉक्स की। अब इसमें 2 चीजें देखिएगा दोस्तों। इक्विनॉक्सिस जो होता है, एक बार कलर ले लेते हैं दोस्तों। इक्विनॉक्सिस जो होता है वो साल में 2 बार होता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब वो कब कब होता है वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। याद हो गया होगा, अबाउट मार्च 21 है, सितंबर 23। तो 2 मंथ हो गए, 2 डेट हो गई दोस्तों आपके। और जब सन जो होता है एग्जैक्टली किसके? इक्वेटर के अबव होता है, और उसी की वजह से डे और नाइट जो इन 2 दिनों में होते हैं बिल्कुल बराबर होती है दोस्तों। चलिए ये तो हो गया एक वर्ड। अब इसी का एक और भाई देखिएगा दोस्तों, सॉल्स्टिस। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, आज सुनेंगे दोस्तों। यही मैंने कहा ना, बहुत कुछ है। अब ये वो उसका बता रहा है, सन है और ये स्टैंड करने वाली बात है, ये उसका जो एक लैटिन वर्ड का मीनिंग है वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है? आइदर हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट इन द स्काई, उसी से मिलता जुलता। और ये 2 दिन होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये 21 जून होता है और ये 22 दिसंबर होता है। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हो, 4 डे तो क्लियर हो गया, अगली इमेज देख के आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली इमेज को देखते हैं दोस्तों। आप देखिए शायद आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? देखिए ध्यान से देखिए। अब इक्विनॉक्स कहां कहां पर है दोस्तों? देखिए इक्विनॉक्स एक यहां पर है और एक यहां पर है, क्लियर। और ये 23 में है और ये 21 मार्च है, क्लियर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों तो वो यही कह रहा है कि वाई डू वी हैव सीजन्स। सीजन्स क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे पास समर विंटर जो आते हैं, इसके जो रीजन होता है उसका रीजन यही होता है। तो 2 वर्ड रीजन होते हैं दोस्तों हमारे, कौन कौन से? एक सॉल्स्टिस और दूसरा इक्विनॉक्स। आई होप कि फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो ये है इस टॉपिक का बेनिफिट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। चलिए ये जो टाइटल जो था हमारे पास न्यूज़पेपर का, अच्छा यहाँ मैं क्लियर कर दूं, जो भी न्यूज़पेपर की जो लाइंस होंगी उसको मैंने इस ढंग से यहाँ रखा है जिससे कि आपको पता चले कि ये न्यूज़पेपर की लाइंस है दोस्तों। वर्ड अलग से निकाले जाएंगे, न्यूज़पेपर साथ साथ निकाला जाएगा, और जो उससे रिलेटेड जीएस होगी वो भी रोज सर्व की जाएगी दोस्तों। चलिए अब इस लाइन को देखते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं मुझे लगा, फिर भी एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं। जो उससे रिलेटेड था वो मैंने निकाल ही दिया था। अब वो कह रहा है कि जो बिहार ने जो कंडक्ट किया है कास्ट सर्वे और उसको पब्लिश कर दिया कास्ट वाइज, काउंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज क्वाइट इमेंस। अभी इमेंस का मीनिंग भी आने वाला है। इमेंस मतलब ऐसे बहुत ज्यादा, पता ही है आपको, बहुत ज्यादा की सेंस करता है। द सर्वे जिसमें विच हैड ऑल द ट्रैपिंग ऑफ सेंसस, सेंसस जनगणना को कहा गया है दोस्तों, याद हो गया होगा, वैसे भी पता होगा।
और कंप्लीट जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए बहुत अच्छी ग्रामर थी यहाँ पर। उसने क्या किया दोस्तों, द सर्वे को पहले अलग किया, फिर वहां एक कॉमा दिया, फिर यहाँ पर उसने फिर यहाँ एक कॉमा दिया, इसको बंद किया, ये पूरा सेशन बंद किया। अब उसने वहां पर उसको एक एडजेक्टिव दिया कंप्लीट, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों। अब देखो पेपर में क्या होता है, अगर आप किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वो एग्जामिनर क्या करता है, देखिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, वो इसको वो कंप्लीटेड कर देता, द सर्वे कंप्लीटेड विद 2 स्टेज। आप कहेंगे सर इतना खतरनाक एरर, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। अब ये एरर क्यों नहीं बना, क्योंकि कंप्लीट खुद भी एक एडजेक्टिव, और अगर मैं ईडी लगा देता तो वो पास्ट पार्टिसिपल की तरफ चला जाता। सो द सर्वे कंप्लीटेड किया गया था, अरे किया है अभी, किया है, किया गया था की बात नहीं कर रहे हैं अभी। द सर्वे कंप्लीट विद 2 स्टेज प्रोसेस ऑफ हाउस लिस्टिंग फॉलोड। अब वो कह रहा है कि जो सर्वे किया गया जिसपे सभी जनगणना को, सारे इश्यूज को कंसिडर किया गया और इसे 2 स्टेज के प्रोसेस को पूरा किया, जिसमें उसने कहा कि इलिसिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इलिसिट का मीनिंग अभी आने वाला है, इलिसिट का मतलब होता है निकालना, रिवील करना, इन्फॉर्मेशन को निकाला गया हाउस होल्ड से, और ये पता चला कि इसके अंदर 63% ऑफ बिहार, जिसपे टोटल जो जनसंख्या बिहार की वो 13 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 63% जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गई है, ईबीसी में और ओबीसी में। ये है आज का एक टाइटल जो द हिंदू ने पब्लिश किया दोस्तों। हम सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपकी इंग्लिश भी सही हो, ग्रामर भी सही हो, और जीएसपी जहां पर आपको मौका मिले उसको भी आप गेन करें दोस्तों। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट दिया गया दोस्तों, एक छोटा सा फैक्ट क्लियर हो गया। चलिए और भी फैक्ट है दोस्तों, अभी ध्यान दीजिए, अभी बहुत फैक्ट है इस वाले पैसेज के अंदर। चलिए अब मैंने आपको जैसे कहा कि अभी आपको कुछ वोकैब मिलेगी, तो दोस्तों इमेंस वर्ड था वहां पर, वर्ड आपको क्लियर हो गया, जिसे हम अत्यधिक, ज्यादा, मैनी भी बोलते हैं। उसने कुछ वर्ड दिए हैं, इनॉर्मस, फिर एक एग्जांपल भी दे दिया है, द इनॉर्मस हैड इनॉर्मस एपेटाइट, उसको बहुत भूख लगी थी, ईटिंग सेवरल 100 पाउंड्स ऑफ फूड एवरी डे, और वो बहुत सारा फूड एक दिन में खा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है मैसिव, बहुत आसान आसान वर्ड है, ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करते। मैसिव एक दिया गया है, एक वास्ट दिया गया है, ये इसके 3 उसने साइन दिए हैं। अब एंटो देख लेते हैं दोस्तों, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए दोस्तों। चलिए अब अगर हम एंटो को देखें तो हमारे को भाई विशाल है तो छोटा हो जाना चाहिए, टाइनी आ गया दोस्तों, फिर एक स्मॉल आ गया और एक लिमिटेड आ गया दोस्तों। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बाकी आप चाहेंगे तो आराम से इन एग्जांपल्स को आप पढ़ लेना, ताकि मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आप आराम से इसको पढ़ लें। चलिए दोस्तों मैं ये भी समझता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ रहता हूँ ना, तो एक एक चीज समझता हूँ कि पढ़ने का तरीका, सोच, मैनर्स क्या होंगे। चलिए दोस्तों आई होप कि डन कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले वर्ड पर आते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो दिया गया, जो मैंने अभी कहा ना, एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके, और मुझे लगता है कि आता तो सबका होगा, नहीं आता होगा तो जरा सोच के देखिएगा कि आया या नहीं आया दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता दोस्तों, देखिएगा आपको आता जरूर होगा। एक होता है दोस्तों हाउस, और एक होता है दोस्तों होल्ड, क्या दो, सॉरी होल्ड ही लिख दिया मैंने, मुझे होम ही लिखना था। और दूसरा होता है दोस्तों होम। क्या आप इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं, हाउस और होम का? चलिए मैं अब आंसर दे दूंगा, अभी लाइव सेशन तो नहीं है कि मैं आपको बुलाऊं। तो हाउस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हाउस का मतलब बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, जब आप किसी दूसरे घर की बात करें, किसी दूसरे के घर की बात कर रहे हैं तो हाउस होता है, और जब आप अपने घर की बात करते हैं तो ओन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना स्वीट होम। चलिए भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ही करते हैं, वापस आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपनी सीट की तरफ। तो हमारा जो वर्ड आपके इस सेशन में है वो है इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या है इंग्लिश में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं दोस्तों, यस। अब इलिसिट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो इसके देखिए मीनिंग कह रहा है, कुछ चीज बाहर निकालना, इवोक करना, और एक कुछ रिस्पॉन्स प्राप्त करना। इवोक भी होता है जगाना। अब देखिए, अब उसके साइनों में क्या क्या कहता है, पहला कहता है एक्सट्रैक्ट, लिखते जाइए साथ साथ दोस्तों। एक एक्सट्रैक्ट कहता है, फिर उसका एग्जांपल दिया है उसने, छोटा सा पढ़ भी लेते हैं। द डिटेक्टिव एक्सट्रैक्टेड द ट्रुथ फ्रॉम द विटनेस। जासूस तो यही काम करते हैं ना दोस्तों। चलिए दूसरा वर्ड उसने दिया है इवोक। अब वो कहता है टू ब्रिंग अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज। अब वो कहता है द म्यूजिक इवोक, जागृत कर दिया। द म्यूजिक इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन इन द लिसनर्स। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
और एक और तीसरा वर्ड भी दिया है उसने, एक तो हो गया आपका इवोक, और एक हो गया एक्सट्रैक्ट, और एक तीसरा आपका आंसर आ गया दोस्तों प्रॉम्प्ट। अब वो प्रॉम्प्ट तो आपको पता है किसी चीज को भी एक्टिवेट करना, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। चलिए अब आते हैं हम इसके एंटो की तरफ, एंटोनिम्स की तरफ। पहला वर्ड दिया गया है सप्रेस, किसी चीज को दबाना, क्योंकि ये तो जगाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा वर्ड दिया गया है कंसील, छुपाना, ताकि एग्जांपल आप आराम से पढ़ लेना दोस्तों। और तीसरा वर्ड बिल्कुल सप्रेस जैसा भाई है एक रिप्रेस, ये भी यही कह रहा है टू रिस्ट्रेन करना, प्रिवेंट करना, इनहिबिट करना, अंदर कर देना उसको, मतलब बाहर नहीं जाने देना है, रिप्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बाकी एग्जांपल है मैं फिर वही कहूंगा, एक बार आपके लिए बना देता हूँ प्रॉपर, आराम से आप पिक ले सके दोस्तों। चलिए, बस छोटे छोटे कंसेप्ट है दोस्तों। फिर मैं कहूंगा अगर आपने अभी भी ज्वाइन करा तो दोस्तों बस लाइक और सब्सक्राइब करें, थोड़ा बूस्टर मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये रेड लाइन का मतलब मैं फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ। रेड पट्टी या रेड स्ट्रिप का मतलब है कि ये न्यूज़पेपर की लाइन है जो एज इट इज आपके लिए रखी गई है। चलिए अब इसको समझते हैं दोस्तों। अब ये लाइन कहती है दोस्तों द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स। एक्चुअल में ये जो जाति गणना हुई है ये सोशियो है, मतलब आपका सोसाइटी स्टेटस क्या है, आपकी अर्निंग क्या है, दोनों चीजों को इंक्लूड करते हुए बनाई गई है, इसलिए उसको बोला गया द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ द पीपल हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड बट आर येट टू बी रिवील्ड। ये बड़ा प्यारा लाइन दिया उसने, येट टू बी रिवील्ड। अब उसने यहाँ पर एक वर्ड दिया है, कौन सा, येट। अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं दोस्तों, येट टू बी की जगह क्या है, स्टिल टू बी रिवील्ड और येट टू बी रिवील्ड, तो क्या दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा तो मैंने कहा यार ये तो बनना चाहिए, फटाफट मैंने इसका मीनिंग लिख दिया अपने आप के लिए। अब वो कहता है कि स्टिल और जेट वाला मीनिंग समझते हैं। वो देखिए क्या कह रहा है, अब इसको ध्यान समझिएगा। अगर वो कह रहा है कि स्टिल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्शन जो शुरू हो चुका है पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट में, ये कहता है स्टिल। अभी शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब वो कहता है कि येट क्या कहता है, येट कहता है कि जो एक्शन है दैट हैजंट येट हैपेंड, अभी हुआ ही नहीं है, अभी शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है, इट्स प्रिज्यूम टू हैपन, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये होगा। तो अभी हमने येट लगाया तो इसका मतलब अभी वो लाइन को पढ़ते हैं हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड हो गई है, लेकिन येट टू बी रिवील्ड, अभी उसको रिवील करना या उजागर करना या पब्लिश करने वाला प्लान अभी चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी। ये इस लाइन का मतलब था दोस्तों। चलिए यही सेशन होते हैं दोस्तों जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन जब आप सीसेट की तैयारी कर रहे होते हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पर यही छोटे छोटे आंसर से मीनिंग चेंज हो जाता है दोस्तों। आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अच्छा, ये भी एक लाइन बताना भूल गया था कि ये जो येट और स्टिल है दोनों एडवर्ब का भी काम करते हैं और एक कंजंक्शन का भी काम करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सॉरी, चलिए अब फिर इस रेड लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये लाइन एज इट इज न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट की गई है। चलिए अब वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पर फिर कुछ वर्ड देखते हैं। यहाँ पर वो कहता है नेशनल लेवल पर ये एक बूस्ट करता है पॉलिटिकल डिमांड को, पॉलिटिकल डिमांड तो बढ़ेगी हर जगह, फॉर एट कंट्री वाइड कास्ट सेंसस एंड, और ये जुडिशियल डिस्कोर्स को भी प्रमोट करता है, बूस्ट अप करता है। अब ये जुडिशियल डिस्कोर्स क्या है उसको समझते हैं। ये देखिए ये चीज समझ रही थी दोस्तों। अब वो क्या कहता है जुडिशियल डिस्कोर्स, जो यहाँ वर्ड यूज किया गया, वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट होता है एक रिसर्च इंटरेस्ट का, और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीगल डिस्कोर्स है, और इस पे इन्वॉल्व क्या होता है, इस पे लीगल ट्रायल होता है, लीगल ढंग से उसको एक ट्रायल किया जाता है कि क्या हम सचमुच में जुडिशियल डिस्कोर्स कर रहे हैं। और इसका सब्जेक्ट जो होता है वो हर एक एजेंसी हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, और लीगल टैक्सेस इज द मेन कंपोनेंट, लेकिन जो लीगल कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। ये इसका एक रियल मीनिंग है दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो लीगल, अब जो जुडिशियल डिस्कोर्स हमें क्लियर हो गया, टुवर्ड्स रिकंसिडरिंग द, दोबारा से रिकंसिडर करते हुए कि 50% लीगल सीलिंग। अब इस वर्ड को देख के आप टेंशन में आ गए होंगे, मैं भी टेंशन में आ गया था यार। सीलिंग तो हमारी जो छत होती है, घर के अंदर की छत होती है, ऊपर की छत को रूफ कहते हैं, सुना ना सीलिंग फैन। तो यार ये सीलिंग कहाँ से आ गया, हम तो बात कर रहे हैं उसकी सेंसस की, तो ये सीलिंग कहाँ से आ गई 50%। तो वो सीलिंग का मतलब है कि अपर लिमिट, अपर लिमिट जो है वो 50% है, मैक्सिमम जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 50% लीगल सीलिंग और टोटल एजुकेशन।
तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पूरे नेशनल लेवल पे ये बूस्ट अप करता है डिमांड को जो पूरे देश के अंदर है, और पुश करता है जुडिशियल डिस्कोर्स को, मतलब जो एक लीगल प्रोसेस को भी पुश करता है कि टोटल 50% तक लिमिट हो सकती है रिजर्वेशन की, किसमें, एजुकेशन में भी और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी। चलिए दोस्तों, ये था इसका एक मीनिंग। अब मैंने बस सीलिंग का मीनिंग भी आपके लिए ढूंढा हुआ वैसे तो, चलिए इसको भी एक बार पढ़ लेंगे जब दोनों क्लियर हो गए आपके लिए। अब वो क्या कह रहा है, सीलिंग, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों। अब वो कह रहा है सीलिंग इन ए कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली रेफर्स टू द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैंने वो अब जो इस पैसेज के कंटेक्स्ट में वो मीनिंग लिखा दोस्तों, वो नहीं लिखा जो एक छत वाला कंसेप्ट होता है। वो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और एक आइटम का जो भी गिवन दी जाती है अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जो भी है उसके अंदर हमारी जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो उसमें जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो है वो 50% जा सकता है। ये उस लाइन में कहा गया दोस्तों। चलिए अगली लाइन फिर हमारी न्यूज़पेपर की लाइन आ रही है दोस्तों। ये अगली लाइन दी गई है दोस्तों, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब वो कहता है कि इन टर्म्स ऑफ ए पार्टी पॉलिटिक्स की टर्म्स में, इट में ओपन ए न्यू चैप्टर, अब एक नया चैप्टर खुल सकता है इन द ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट, जो एक ट्रेडिशनल पुराने जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं किसके बीच में, बीजेपी सीकिंग टू कंसोलिडेट का मतलब मजबूत करना, जो ढूंढ रही है कंसोलिडेट का ऑल सेक्शन ऑफ हिंदूज इनटू वन मैसेज सपोर्ट बेस, जिसमें वो कोशिश कर रही है कि सभी हिंदू को एक मैसेज सपोर्ट बेस में लाया जाए, और अदर पार्टी जो है वो बैंकिंग ऑन कर रही है। अभी इसका मीनिंग भी आएगा, बैंकिंग ऑन का मीनिंग भी आएगा, और एक मीनिंग आपका आना चाहिए कंसोलिडेट का, मजबूत करना, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ऑफिसेस। तो वो कह रहा है कि एक तरफ से बीजेपी काम कर रही है, एक तरफ से दूसरी पार्टियां जो वो ओबीसी पे काम कर रही है। तो दोस्तों ये दो प्रकार का कन्फ्लिक्ट दिखाया गया, और ये जो डाटा भी रिवील हुआ है यही इस चीज को बूस्ट अप करेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए मीनिंग क्या कहता है, वही पहले तो इसे कंसोलिडेट का मीनिंग है, ये कंसोलिडेट का मीनिंग है दोस्तों। तो वो कहता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, उसको ज्यादा सॉलिड करना, टू कंबाइन डिफरेंट थिंग्स इनटू अ सिंगल, मतलब ताकतवर बनाना, हिंदी में किसी चीज को मजबूत या ठोस बनाना। और साइनों में देखें तो अच्छे अच्छे वर्ड हैं, एक बार इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं दोस्तों। साइनों में आपके पास वर्ड आए हैं यूनाइट, मर्ज, कंबाइन और इंटीग्रेट और फ्यूज। फ्यूज का मतलब भी बड़ा खतरनाक है। ये फिर मैंने उन बच्चों ने लिखा जो कई बार हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम हिंदी नहीं लिख पाते, आप हिंदी तो लिख देते हो, तो मैं कई बार वो वाली इंग्लिश भी लिख देता हूँ फटाफट, जिससे वो ईजी हो जाता है दोस्तों। अब इसी वर्ड के हम एंटो देख लेते हैं दोस्तों, किसके, कंसोलिडेट के। तो ये कंसोलिडेट के एंटो हो गए दोस्तों आपके लिए। उसमें डिवाइड है, डिस्पर्स है, सेपरेट, स्कैटर, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट तो सुना ही होगा, छोटे छोटे भाग। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये वाला वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा और पैसेज भी क्लियर हो गया होगा, और आपकी जीएस भी इंप्रूव हो रही होगी। हाँ अभी मैंने बताया ना कि एक यहाँ पर आपको एक बैंकिंग ऑन एक वर्ड मिला है दोस्तों। एक्चुअल में ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। अब इसी को मैंने आगे समझाने की कोशिश करी है। अब बैंकिंग ऑन जो है दोस्तों हमारे पास एक फ्रेज है। बैंक ऑन का मतलब क्या है, पहले तो ये फ्रेजल वर्ब है। वो कहता है किसी के ऊपर बिलीव करना, बेस वंस होप, किसी के ऊपर विश्वास करना, कॉन्फिडेंट, विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना। अब कहता है द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बैंक ऑन देयर सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर उनके सपोर्ट पर बैंक ऑन नहीं कर सकते। अब इसके साइनो दिए गए जो हमारे एग्जाम में, मतलब एसएससी के अंदर तो ये वर्ड कई बार आ चुका है दोस्तों। आप भी अपने कह सकते हैं, जैसे आपका एक फ्रेंड, आप कहना चाहते हैं यार मैं तेरे को विश्वास नहीं कर सकता, तू मेरा नया नया दोस्त है, तो आप क्या बोलेंगे, यार आई कांट बैंक ऑन यू। वो कहेगा यार बैंक की तो बात ही नहीं हो रही। आपको तो पता चल गया ना बैंक ऑन का मतलब क्या था दोस्तों। सो आई कांट बैंक ऑन यू, तो रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन और काउंट ऑन, ज्यादातर लोग काउंट ऑन वर्ड यूज करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। बैंक ऑन बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन अब यूज करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। चलिए ये था हमारा एक छोटा सा वर्ड, आगे चलते हैं दोस्तों। ये फिर एक लाइन आ गया दोस्तों जो हमारे न्यूज़पेपर की एज इट इज आ गई है। अब वो कहता है एट ए टाइम, उस समय जब हिंदुत्व इज सीन टू हैव ट्रम्प्ड पार्टीज, टू हैव ट्रम्प्ड पार्टीज, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट दिया गया है, टू हैव प्लस विद, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। टू हैव ट्रम्प पार्टीज दैट बैंक्ड ऑन ओबीसी, जब हिंदू मान देखा जाता था कि वो जीतता है हमेशा, दैट बैंक्ड ऑन ओबीसी assertion, influential social group may now sense an opportunity to leverage their size to get their interest advanced by the political class। ग्रामर तो कुछ खास है नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, वर्ड मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो क्या कहता है यहाँ पर
वो यहां से पढ़ते हैं, इसको हम टू को यहां रख देते हैं। टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये अपने आप में क्या है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव तो आपको पता ही है, इन्फिनेटिव तो आपको पता ही है कि 2 प्लस v1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब जब उसमें हैव प्लस v3 हो जाता है तो वो इन्फिनेटिव का पार्ट हो जाता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब देखिए वो यहां क्या कहता है, वो कहते हैं वी यूज अ परफेक्ट इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब्स सच एज क्लेम सी, इन वर्ब्स के बाद यूज करते हैं क्लेम सी, एक्सपेक्ट, हेट, और यहां कौन सी वर्ब आई है, सी आई है। होप, लाइक, लव, प्रेफर, प्रिटेंड। अब देखिए एग्जांपल क्या देता है। अब वो कहता है ही प्रिटेंडेड टू हैव लॉस्ट हर नंबर, उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो उसका मतलब किसी फीमेल की बात कर रहा है, उसका नंबर खो चुका है, और इसलिए सो हैड बीन अनेबल टू कॉन्टेक्ट, इसलिए वो उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं कर सका। अब इसी लाइन को वो कहने की कोशिश करता है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए यही लाइन जो हमने यहां से लिखी, ही से यहां से स्टार्ट करते हैं, ये यहां तक गई हमारी। अब वो कहता है कि इसी लाइन को आप बिना टू हैव प्लस वाला बिना परफेक्ट पार्टिसिपल के भी लिख सकते, सॉरी परफेक्ट इन्फिनेटिव के भी लिख सकते थे आप। कैसे, अब ही प्रिटेंडेड, अब आपको एक दैट और लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा ही हैड लॉस्ट, और इस सब के लिए उसने एक आपको तरीका दिया, कौन सा, लिख के चलिएगा, याद करके चलिएगा। क्या किया आपने, ही प्रिटेंडेड टू हैव लॉस्ट हर नंबर एंड सो हैड बीन अनेबल टू कॉन्टेक्ट। दोबारा से ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कंजंक्शन लग गया है और सो आ गया उसके अंदर। अब आप सोच रहे हैं सर ये सो हैड बीन अनेबल हो गया, वो कहाँ गया, तो यही तो था दोस्तों आपका ग्रामेटिकल रूल। अब यहाँ पर आपने सो लगा दिया, आपने कंजंक्शन लगा दिया आपने, और एंड भी लगा दिया, तो ये सो के अंदर क्या है, सो के अंदर क्या छुपा हुआ है दोस्तों, सो के अंदर यही तो छुपा हुआ है दोस्तों। चलिए, दैट ही हैड लॉस्ट हर नंबर, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परफेक्ट इन्फिनेटिव था और उसी को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। आप कहें तो यहाँ मैं और लिख देता हूँ, चाहे आप उसको अब ऐसे लिखें, आराम से लिख के देखिएगा, एक बार आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब उस तरह वाले दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं। अब वो जो अगला वर्ड यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे, यस दिस वन, लेवरेज, ये हम वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब इसको भी एक बार मीनिंग आराम से समझ लेते हैं दोस्तों। अब लेवरेज क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो तरीका है रिसोर्सेज को यूज करने का, किसी पर प्रभाव डालने का, और डेप्थ टू अचीव ए पर्टिकुलर आउटकम और गेन एन एडवांटेज, मतलब एक एडवांटेज प्राप्त करना देसी भाषा में। अब वो कहता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना, एडवांटेज, किसी को पावर दिखाना, कंट्रोल करना, फोर्स करना, अथॉरिटी करना। अब वो यही तो कहने की कोशिश कर रहा था, एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज देयर साइड टू गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस बाय द पॉलिटिकल क्लास। यहाँ पर भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा है वो दोस्तों। चलिए, और इसके जो हम एंटो देखें तो वो क्या है, डिसएडवांटेज है, वीकनेस है, हैंडीकैप्ड है, लिमिटेशन और ऑब्स्टेकल। आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अभी बहुत सारा एक डाटा भी आने वाला दोस्तों, वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए, ये अगली लाइन फिर आ गया जो एज इट इज हमारे आज न्यूज़पेपर में है, ताकि आप समझ सकें। अब वो कहता है कि बिहार की एक्सरसाइज जो है वो मार्क्स करते हैं एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब जो पहले भी किया जा चुका और अब लोगों के लिए मिसाल बनेगा। प्रेसिडेंट ऑन हाउ ए कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड, कैसे कास्ट काउंट जो होता है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो जो बिहार का जो एक्सरसाइज है, जो बिहार ने जो अभी प्रूव किया है, ये एक तरह से एग्जाम्पल बन जाएगा। अब वो मेथोडोलॉजी जो इसमें मेथड यूज किया गया है वो इंक्लूड करता है गिविंग ए कोड। उन्होंने कहा कि बिहार अकेले स्टेट के अंदर 214 कास्ट हैं और हर एक को उन्होंने एक कोड दे दिया। लिस्ट ऑफ कास्ट, उसमें किस बेस पे दिया गया, कास्ट के बेस पे, सब कास्ट के बेस पे, सेक्ट, सेक्ट होता है संप्रदाय कहते हैं उसको, और आइडेंटिफाइड इन एडवांस, और पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं एडवांस में, और सबज्यूम्ड अंडर ए ब्रॉडर कास्ट नेम, और उसको एक ब्रॉडर कास्ट नेम में उसको जैसे एक मान लेते हैं ऐसा कंसेप्ट दिया ए, फिर उसके अंदर ये, फिर इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ए के अंदर एक, फिर ए के अंदर ए बी सी, फिर ए के अंदर फिर ए बी सी, फिर बी के अंदर B1 B2, सी के अंदर C1 C2। तो इस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहा है सबज्यूम्ड, उसी के अंदर सब अज्यूम बनाए जा रहे हैं कि पार्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट बिहार सरकार ने दिया और ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बना है, ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों। अब इसमें वर्ड यूज किया गया है क्वांटिफाइबल, जो पिछली लाइन में था दोस्तों। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अब क्वांटिफाइबल क्या कहता है यहाँ पर,
क्वांटिफाइबल कहता है कि ये रेफर करता है किस चीज को, दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसकी क्वांटिटी मेजर की जा सकते, क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाई से बनाया गया है, उसको एडजेक्टिव बना दिया एबल सफिक्स लगा के। अब वो कहता है मीनिंग क्या है इसके, मेजरेबल है, एसेसेबल है, कैलकुलेबल है, डिटरमिनेबल है और डेफिनेट है, ये इसके वर्ड आ गए। और प्रीसिडेंट जो हमने अभी बताया था, बिहार एक एग्जांपल बना है, तो वो पढ़ लेते हैं। एक ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, पहले भी हो चुका है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल रूल टू फॉलो इन द सेम सिचुएशन लेटर, और ऐसे ही कुछ बाद में भी किया जाएगा, तो वो बन गया प्रेसिडेंट। तो एक तरह से जैसे सचिन ने पहली बार 10,000 रन बनाए तो वो प्रेसिडेंट बन गया। क्लियर हो गया दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। यही था। अरे ये तो बड़ा आ गया, अब आया मजा, देखिए एक डाटा आपके लिए आया जो अब आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा, ये जो डिजिटल वर्क हुआ ये बिहार के अंदर ये कंडक्ट किया गया है कि 214 कास्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए यूपीएससी और एसएससी के लिए बनता है, ठीक है दोस्तों। अब वो क्या कहता है यहाँ पर, अब वो कहता है, ये मैंने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया डाटा, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कहता है कि 27%, और ईबीसी जो एक नया वर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36%, शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए 90.65, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1.68, और अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उसे 15%। तो दोस्तों ये डाटा दिखाई देता है। चलिए, ये आपको याद रखना था दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसलिए वही कहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या फेसबुक पे आए हैं तो यार फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जहां मुझे लगेगा कि ग्रामर डिस्कस करनी है, जहां मुझे लगेगा वोकैब बतानी है और जीएस बतानी है, 3 एंगल पे काम कर रहा हूं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब वो देखते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब क्या है, इन्यूमरेटर, जो मतलब जनसंख्या जनगणना करने वाले अधिकारी होते हैं ना, उनको इन्यूमरेटर्स कहते हैं। वो कहता है इन्यूमरेटर जो है वो एक असाइन कर देते हैं कोड को किसी भी कास्ट नेम को बाय रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब जो सामने खड़ा होता है, जो मेंबर होता है, नागरिक होता है। अब वो मेजर रीजन क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट नॉट रिलीजिंग द कास्ट डेटाबेस ऑफ 2011। अब मेजर रीजन क्या है, वो कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो सरकार एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट का है, वो इस डाटा को 2000 डिटेल्स जो है वो अभी तक उसने रिलीज नहीं की थी। वाह दैट द डाटा इट यील्डेड वर टू कंफ्यूजिंग। उन्होंने कहा कि 2011 में एक डाटा तो बनाया गया था, लेकिन उसको रिवील नहीं किया गया। वो उनका कहना था कि बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा अभी उसमें डाउट है, इसलिए उसने वर्ड यूज किया कंफ्यूजिंग एंड अनविल्डिंग, वही डाउट से रिलेटेड है दोस्तों। अब देखिए, अब इस पे जो वर्ड वो तो आपको क्लियर हो ही गया, इन्यूमरेटर, वो मतलब उसका प्लूरल इन्यूमरेटर्स होता है, पर्सन एम्प्लॉयड इन टेकिंग ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन, वो जो पॉपुलेशन गणना जनगणना करने वाला दोस्तों। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2000 कास्ट सेंसस क्या है। मैं ज़्यादा तो नहीं डाटा दिया, लेकिन आपको इतना जरूर दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में हेल्प कर देगा। वो कहता है कि सारे पार्टी कंसेंसस को फॉलो करते हुए यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में ये कंडक्ट किया कि फर्स्ट टाइम ये जो कास्ट हुआ था ये 1931 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ इसके ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसको बोला गया SECC दोस्तों। चलिए अब 2011 में वो क्या कहता है, एक्सपर्ट ग्रुप जो था सेटअप किया गया अंडर नीति आयोग, ये याद रखिएगा, नीति आयोग के अंदर, और इसके वाइस चेयरमैन ने डिसाइड किया, और इसका क्लासिफिकेशन होगा, कैटेगराइजेशन होगा इस सेक डाटा के ऊपर, इसको बोलते हैं हम सेक ऐसे जनरल लैंग्वेज के अंदर। 2016 में क्या हुआ, जो सारा सेक डाटा था बैरिंग कास्ट नंबर्स, बैरिंग मतलब छोड़ते हुए, याद है ना पिछले क्लासेस में बैरिंग पढ़ा था, एक प्रीपोजिशन भी होता है, अब पार्टिसिपल का भी काम करता है। बैरिंग कास्ट नंबर्स वाज पुश इन पब्लिक डोमेन, मतलब कास्ट नंबर नहीं बताया, डाटा डाल दिया उन्होंने। द कास्ट डाटा स्टिल रिमेन्स अनरिलीज, और कास्ट का डाटा रिलीज नहीं हुआ। अब 2017 की जुलाई में क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया कि रॉ कास्ट डाटा फ्रॉम सेक हैड बीन गिवन टू द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, जो एक मिनिस्ट्री है, हु इज टू फॉर्म द एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको भी एक्सपर्ट ग्रुप बनाना है फॉर क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन डाटा। ये बात कब कही गई, 2017 में दोस्तों। उसके बाद वो कहता है कि प्रॉब्लम क्या थी सेक डाटा के, जो एक्सपर्ट ने बताया कि इट हैज थ्रोन अप 46 लाख है, उन्होंने बताया कि इसके अंदर 46 लाख कास्ट हैं उस डाटा के अंदर। सब कास्ट भी हैं, क्लैन, क्लैन घराना कहते हैं इंग्लिश में। अब ज्यादा कि क्लैन कहो तो लिख दो, लिख ही देता हूँ, हमारा बच्चा लिख देता तो लिख लेता। क्लैन का मतलब हो गया दोस्तों घराना। अब वो कहता है कि घराना सोन, इस तरह से वो कैटेगराइज बनाता चला गया।
कैटेगराइजिंग दिस इज ए मेमोर टास्क, बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। अब इसी चीज पिटफॉल मतलब कमी को इन्यूमरेटर्स इन 2021 के अंदर विल बी गिवन ए प्री डिसाइडेड लिस्ट ऑफ कास्ट। तो इस पिटफॉल को मतलब पिटफॉल जो एक तरह से कमी आ गई उसको अवॉइड करने के लिए एक प्री डिसाइडेड लिस्ट कास्ट दी जाएगी, सो दैट दे कैन आस्क हाउस होल्ड विच ऑफ देम दे फॉल अंडर, ताकि वो खुद बना दे कि इसी कैटेगरी में आप आते हो। इस तरह से वो एक प्लान हुआ जो अभी तक 2011 का सेंसस का, अगर आपको एग्जाम में कुछ लिखना है तो आपको एक डाटा दिया गया दोस्तों, आराम से समझिए, लिखिए, याद कर लीजिए, और यही सब चीजें होती है दोस्तों एग्जाम पास करने के लिए। क्योंकि हिंदू पढ़ने का मतलब सिर्फ हिंदी इंग्लिश की हिंदी बताना नहीं है, उसका कुछ डाटा से आपका एग्जाम में जो दो कंसेप्ट है, एक तो आपको, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ, एक तो आपको राइटिंग करनी है, दूसरा आपको कुछ वोकैब सीखने हैं क्योंकि सीसेट में वोकैब आ रही है, और तीसरा वो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखने। खाली हिंदी पे मत जाइए दोस्तों, आप कहेंगे तो मैं हिंदी पे स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं उस सेशन पे जाना नहीं चाह रहा। अगर आपका कमेंट आएंगे आपको लगेगा कि हिंदी की जरूरत है, मैं हिंदी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी ग्रामर पर, वोकैब पर और जीएस डाटा निकालने में आपको हेल्प कर रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। चले दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए आपके रिलेटेड फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए वो क्वेश्चन देखिएगा, आंसर साथ साथ याद करिएगा। अब वो कहता है कि स्वतंत्र भारत की मतलब 1947 की बात हो गई, प्रथम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कब कराई गई, इसी जो भी आप पढ़ रहे थे ना। चलिए अब वो आंसर कहता है कि सही उत्तर जो है 1977। अब 1976 में, हिंदी में लिखा आपके लिए, भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की गई 1976 में। 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्टैटिस्टिकल ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशक DES के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की थी। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन होगा, आप कहेंगे सर आप कहाँ चले गए इंग्लिश से। अरे कहीं नहीं गए दोस्तों, स्टूडेंट से मिल रहा हूँ रोज मैं, मुखर्जी नगर में स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा हूँ उसको क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बस एक नया चैनल, वैसे मैंने चैनल अभी बनाया दोस्तों, सिर्फ 2-2.5 महीने हुए हैं और अभी से काम करना शुरू किया है, और अभी हिंदू पे आते हुए शायद 10वां दिन ही होगा अभी से। उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग जुड़ेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि कितने सवाल पूछे गए थे दोस्तों, तो आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लेना। एग्जाम का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, 29 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। इसी तरह से कोई भी एडिटोरियल होगा ना, उसके आपको एक करंट अफेयर्स से जीएस निकाल के, इंग्लिश निकाल के, वोकैब निकाल के दी जाएगी दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। आप कहेंगे तो अगली बार छुपा दूं, नहीं यार छुपाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो यार क्लियर याद हो गया होगा थोड़ा सा, श्री सी चंद्रमौली। याद हो गया दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आएंगे और याद भी हो गए होंगे दोस्तों। चलिए अगली लाइन, इसका मतलब हमारी अब हिंदू की आ गई है। वो कहता है कि 46 लाख कास्ट जब नेम की गई लोगों के द्वारा प्रजम्बली, अब वो पहले से मान लिया गया बिकॉज दे गेव कास्ट, सबका वो इन्होंने इस हिसाब से अपनी कास्ट बढ़ती चली गई। किसी ने कास्ट भी बताई, किसी ने सब कास्ट बताया, सब कास्ट के अंदर फिर सेक्ट बताया, संप्रदाय बताया, फिर उस पर घराना बताया, फिर उसके अंदर सरनेम बताया। और जब उनसे पूछा गया महाराष्ट्र, जब उनसे पूछा गया आपकी कास्ट क्या, तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो कहते हैं कि देयर आर फंक्शन प्रैक्टिकल एडवांटेज नोइंग एग्जैक्ट कास्ट नंबर, और इसका फायदा भी है, हमें कुछ रियल में डाटा मिला। चलिए अब वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो कंडक्ट किया गया था रजिस्ट्रार द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने बताया, आप एग्जैक्ट डाटा देखिएगा। 46 लाख तो हमने न्यूज़पेपर में लिख दिया, लेकिन एग्जैक्ट डाटा देखेंगे दोस्तों तो वो ये डाटा था, ये भी याद करना है आपको। 46,73,034 कैटेगरीज ऑफ कास्ट है, जिसमें सब कास्ट, साइन और डिफरेंट सरनेम, गोत्रास, अब गोत्रास की भी बात हुई है, इन द कास्ट एंड क्लैन नेम, क्लैन वही अभी याद किया था हमने। चलिए These caste data were sent to all the state in नवंबर 2014 में भेजा गया था for clubbing them to consolidate the caste count, ताकि हम जोड़ के एक डाटा इकट्ठा कर सके कास्ट काउंट के बारे में। 2014 में भेजा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आज का न्यूज़पेपर हमें कह रहे हैं कि कोशिश कर रहा है। फिर एक लाइन आ गई दोस्तों जो हमारे न्यूज़पेपर से आई है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वो कहते हैं ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये इस पैसेज की बड़ी अच्छी खासियत थी।
ऊपर टाइटल लिखा गया था, उसका कंक्लूजन भी नीचे दिया गया था, एक रिक्वेस्ट भी की गई थी, वो देखिए क्या की गई थी। इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन दैट द लार्जर गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा गोल है, ये आपको अपने कंक्लूजन में लिखना चाहिए, वो रिमेन रहता है कि अटेनमेंट ऑफ कास्टलेस सोसाइटी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कास्ट की बात ना हो, ये भी लिखा है हिंदू के अंदर सबसे ऊपर। अफर्मेटिव एक्शन नीडेड, और एक अच्छे पॉजिटिव एक्शन की जरूरत है, हेल्प करता है जो एड्रेस की इनइक्विटीज इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में इनइक्विटीज है ना, मतलब असमानता कहें आप सब। द स्टेट मस्ट आल्सो लुक, और स्टेट को भी जरूरत है इस तरह के काम करने की, टू एंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिले, मतलब अगर 10 जॉब है तो कोई भी आ सकता है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है, विदाउट एक्सेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी। अब इस वर्ड को हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों। पहले एक वर्ड पहले देखते हैं, अटेनमेंट। दो वर्ड आए थे इसके अंदर, दोनों वर्ड मैंने आपको ले लिए। पहला आया था अटेनमेंट, और अटेनमेंट हमें क्लियर हो गया दोस्तों, जो एक नाउन है और इसका मतलब है प्राप्ति, देसी भाषा में समझते हैं दोस्तों, द अटेनमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। चले एक सेंटेंस दिया आपके समझने के लिए। दूसरा एक्सेंचुएटिंग जो वर्ड आया अभी यहाँ पर, विदाउट एक्सेंचुएटिंग, देखिए इसका मीनिंग मैंने वहां नहीं लिखा, यही साथ साथ लिख दिया। अब वो कहता है कि टू एम्फसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नो, मतलब उस चीज को क्या करना है, एम्फसाइज करना, उसमें वजन डालना, एक्सेंचुएट करना। जैसे मैं ये कहूं कि भाई आपका एग्जाम आ रहा है, तो यू नीड टू एक्सेंचुएट ऑन योर राइटिंग स्किल। आई होप के सब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बस यही आया कि बस उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और ये दोस्तों अभी बस सब कुछ नया ही है, अभी ऐप भी नया है, फेसबुक भी नया है, यूट्यूब भी नया है। बस ये टीचर जो है ये बहुत पुराना, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरा नाम योगेश कुमार है, और अभी तक ऑफलाइन क्लासेस बहुत ली हैं, बहुत कोचिंग में बहुत जगह क्लासेस ली हैं। तो अब फर्स्ट टाइम अपने आप को एक आपके लिए प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, CAT प्लेटफॉर्म। और बस पर्पज है कि पहले जिस ढंग से 500 1000 बैचेस, 1000 स्टूडेंट के बैचेस को पढ़ाया, इस बार अब आपको इससे बड़ी संख्या में पढ़ाएंगे। और टारगेट एक है बस दोस्तों, पास होना, बस यही टारगेट के साथ, इस मिशन के साथ ही CET को लॉन्च किया गया दोस्तों। चलिए, और ये एक छोटा सा ऐप बनाया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डाउनलोड करेंगे। CET ऐप इस नाम का आइकन आपको नजर आएगा, अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है तो एकदम ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा सर्च कर लेना और लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पर हैं। तो बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अपने जो कमेंट हैं, सजेशन है, वो जरूर भेजिए दोस्तों, और लाइक जरूर करें दोस्तों, थोड़ा सा बूस्ट अप मिलता है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।